प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का चौथा भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। लगभग आधे घंटे तक उनकी पूजा चली होगी। मैं साथ में ही बैठा रहा। चमेली के फूलों से भगवती का श्रृंगार किया हुआ था। सामने मिनी पेड़े का भोग लगा हुआ था। 5 कटोरियां लाइन से रखी हुई थी और हर कटोरी में 3 पेड़े रखे थे। हर कटोरी के सामने एक दीपक था। दीपक गुलाबी था। उसके अंदर की बत्ती गुलाबी थी। दादा की धोती गुलाबी थी, यानी पूजन कक्ष पूरा गुलाबी था। यहां तक कि दीवारें तक गुलाबी थी। यही नहीं, लगा हुआ बल्ब भी गुलाबी प्रकाश बिखेर रहा था। पूजा समाप्त होने के बाद दादा ने बताया, देवी तारा की साधना में गुलाबी रंग के वस्त्र आसन का प्रयोग किया जाता है। फिर उन्होंने पूछा, किताब पढ़ ली? मैंने सहमति में सिर हिलाया। उनका अगला सवाल था, फिर क्या सोचा? मैंने जवाब दिया, एक बार कोशिश जरूर करूंगा। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आई और विलुप्त हो गई। इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। रात को 11 बजे मैं फिर मसान की ओर निकल पड़ा। मेरे गुरु ने बताया था कि अगर 11:30 से 12:30 का समय साधना करते हुए गुजरे तो वही वास्तविक रात्रि साधना मानी जाती है। इसलिए मैंने रात के 11 बजे का समय चुना था, ताकि साधना प्रारंभ होते होते 11:30 बज जाए, जिससे अर्धरात्रि का समय मंत्र जाप करते हुए गुजरे। मैं जब शमशान में पहुंचा तब लगभग 11:05 हुआ होगा। कल वाला साधु आज भी मौजूद था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शायद शमशान के साधुओं को पता चल गया था कि मैं भी उन्हीं की बिरादरी का हूं। ये आत्मीयता सारे साधुओं के चेहरे पर छलक रही थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा एक समाज के लोग एक दूसरे को देखकर खुशी व्यक्त करते हैं या सहज महसूस होते हैं। साधुओं का समाज लगभग हमारे समाज जैसा ही होता है। उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं और नियम कानून होते हैं, लेकिन मानव तो वे भी हैं। इसलिए उनमें भी बाकी मानवों की तरह सहज भावनाएं, प्रेम, उत्साह, आत्मीयता सब कुछ होती है। वे भी क्रोधित होते हैं, वे भी प्रसन्न होते हैं, अपने जैसों के बीच में ज्यादा सहज भी महसूस करते हैं। उनका व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, बस फर्क इतना ही है। अस्तु, मैं वापस अपने स्थान पर पहुंच गया और प्रारंभिक पूजन सुरक्षा क्षेत्र बनाने के बाद मैं फिर से मंत्र जाप पर बैठ गया। दूसरी माला खत्म होते होते 8 कुत्ते फिर से आ गए थे। कल की स्थिति में वे फिर से पोजीशन लेकर बैठ गए। मेरा मंत्र जाप चलता रहा और बीच बीच में उनका आलाप भी चलता रहा। लगभग 1 घंटे का समय गुजर गया। रात के 1 बजे के आसपास बारिश चालू हुई। बारिश हल्की फुल्की बारिश नहीं थी, बल्कि घनघोर बारिश। बारिश के साथ बार बार बिजली भी कड़कती। एक बार साधना में बैठ जाने के बाद आसन नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं भी बारिश के बावजूद अपने आसन पर डटा हुआ था। जोरदार बारिश हो रही थी, बिजली गिर रही थी। धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि मैं पानी के तालाब के बीच में लगभग आधा कमर तक डूबा हुआ बैठा हुआ था। बारिश चालू होने के साथ ही सभी कुत्ते गायब हो चुके थे। 1:30 बजे के आसपास बिजली मेरे बाजू में लगभग 10 फुट की दूरी पर खड़े हुए एक पेड़ पर गिरी। नीम का ये पेड़ लगभग 15-16 फुट ऊंचा था। बिजली गिरते ही उसमें आग लग गई। बारिश के चलते थोड़ी ही देर में वो आग बुझ गई। मेरा मंत्र जाप चलता रहा और हर 5-10 मिनट के बाद उसी पेड़ पर बिजली गिरती, आग लग जाती और फिर बारिश की बूंदें उसे बुझा देती। उसके बाद उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलता रहता। ऐसा लगभग 10-12 बार हुआ। जब जब बिजली कड़कती, बिजली के साथ एक विशालकाय लंगोट पहना हुआ व्यक्ति भी दिखाई देता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है। उसकी आंखें लाल लाल और बाल लंबे लंबे थे जो कंधे तक बिखरे थे। दाढ़ी लंबी थी जो लगभग सीने तक आती थी। बिजली के साथ उसका चेहरा पेड़ के बराबर दिखाई देता था। अभी भी जब वो दृश्य याद आता है तो पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। उस दिन का जाप बारिश और बिजली के साथ पूर्ण हो गया। क्षमा प्रार्थना के साथ पूजन संपन्न हुआ। मैंने देखा सामने वही व्यक्तित्व सफेद रंग के धुएं के बीच खड़ा था। वो 8 कुत्ते उसके चरणों में बैठे हुए थे। ये देखकर मुझे आभास हो गया कि वो कोई दिव्य शक्ति है। मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं, क्योंकि उनकी आंखों का तेज देखने का साहस मुझ में नहीं हो पा रहा था। यह स्थिति कुछ क्षण रही होगी। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो वो स्वरूप गायब था। 8 कुत्ते वहीं के वहीं मौजूद थे।
मैंने सारा सामान जो कि पूरी तरह गीला हो चुका था समेट कर थैले में डाला। तब तक वे 8 कुत्ते मेरे चारों तरफ पहले की तरह घूमने लगे। धीरे धीरे उनकी गति बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते गति इतनी ज्यादा हो गई जैसे कोई बवंडर हो। बवंडर ने मुझे भी उठा लिया। मैं भी चक्कर खाता हुआ बवंडर के अंदर जा पहुंचा। कुछ समय बाद बवंडर के अंदर मुझे एक नीले रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा था। इस नीले रंग के प्रकाश का कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीले रंग की लेजर बीम हो जो किसी अज्ञात स्रोत से आ रही थी और अज्ञात गहराई की ओर जा रही थी। वो दृश्य बेहद अद्भुत था, अकल्पनीय था, रोमांचक था और अवर्णनीय था। एक ऐसा दृश्य था जिसकी व्याख्या करना या वर्णन करना शब्दों की सीमा से परे है। हाँ, ये जरूर था कि मुझे बेहद आनंद की अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बवंडर अनंत काल तक चलता रहे, वो नीला प्रकाश यूं ही बना रहे और मैं उसी को देखता बैठा रहूं। यह तो मेरी इच्छा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ देर बाद बवंडर शांत होने लगा। उसके घूमने की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। अब कुत्ते भी मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगे। जब बवंडर छंटा तो मैं तारा माई के मंदिर के प्रांगण में बेहोश पड़ा हुआ था। 8 कुत्ते मेरे चारों तरफ बैठे हुए थे और मसान के सारे बाबा वहीं खड़े थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। कुत्ते किसी को मेरे पास आने नहीं दे रहे थे। जैसे ही मुझे होश आया, 8 कुत्ते मेरी तरफ बढ़े। एक एक करके उन्होंने मेरी तरफ छलांग लगाई और शून्य में लुप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे वे मुझ में समा गए हों। हर कुत्ते के कूदते ही मुझे भी एक झटका लगता था और मैं 2 कदम पीछे सरक जाता था। उसके बाद वो गायब हो जाता था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने उठकर माई को प्रणाम किया और वापस जाने की सोची। सभी बाबा मेरे पास आ चुके थे। सारे बाबा भयभीत भी थे और जानने को उत्सुक भी, लेकिन मैं बात करने की स्थिति में नहीं था। भय, जिज्ञासा, आश्चर्य, अविश्वास सबकी मिश्रित स्थिति में था और नींद भी आ रही थी। बवंडर और कुत्तों की वजह से मेरी हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी। मैं वहां से भाग जाना चाहता था। रात के 3 बज चुके थे। दादा ने कमरे की एक चाबी मुझे भी दे दी थी, इसलिए मैं वापस कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे पर पहुंचकर मैंने ताला खोला। मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे। मन में यही विचार आया कि काश थोड़ा गर्म पानी मिल जाता, नहाकर सो जाता। अब इतनी रात को कोई उठकर मुझे गर्म पानी तो नहीं देता। इसलिए गुसल खाने में जाकर अपने कपड़े उतारे तथा जैसे ही बाल्टी में हाथ डाला, मैं दंग रह गया। बाल्टी में गर्म पानी भरा हुआ था। बंद कमरे में गर्म पानी की बाल्टी, ये मेरी समझ से बाहर था। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।